नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और इस बीच शुरू करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, कल लखीमपुर खीरी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, गोलकरनाथ में रैली करेंगे सीएम। तो 31 अक्टूबर को रैली करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विधानसभा सीट के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, कल लखीमपुर खीरी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोकरनाथ में रैली करेंगे सीएम। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 31 अक्टूबर को रैली करेंगे सीएम। तो विधानसभा सीट के लिए प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल लखीमपुर खीरी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर गोकर्णनाथ में रैली करेंगे सीएम। ये इस वक्त की बड़ी खबर, 31 अक्टूबर को रैली करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से जुड़ी आ रही है। गोकर्णनाथ में रैली करेंगे सीएम। राजेश शुक्ला संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के? जी बिल्कुल बताना चाह रहे हैं अंजलि जी कि लखीमपुर में कल गोकर्णनाथ में जो सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, वो चुनावी रैली करेंगे अमनगिरी के पक्ष में, जो कि अरविंद गिरी विधायक की मृत्यु के बाद मृत्यु हुई थी। उस पर उपचुनाव है, 3 तारीख को उपचुनाव है। 31 तारीख को सीएम गोला पहुंच रहे हैं। करीब 50,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई, 20,000 कुर्सियां डलवाई गई है। काफी बड़ी रैली संभावना है करने की। और गोला विधानसभा में जो इस समय चुनाव चल रहा है, उसमें बीजेपी ने पूरी ताकत अपनी झोंक रखी है। मतलब बीजेपी ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण सीट मान रही है गोला विधानसभा को, इसलिए अपनी पूरी ताकत, जितने भी दिग्गज नेता है सारे पहुंच रहे हैं। आज सीएम ब्रजेश पाठक पहुंच रहे हैं, कल सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो देखने वाली बात यह है, वहां पे सपा और भाजपा में ही लड़ाई चल रही है, क्योंकि 2 ही कैंडिडेट वहां पे है। जी बिल्कुल। और यहाँ पे जो ये सीट है, ये एक भाजपा के लिए चुनौती बनी हुई है जी। भाजपा ये सीट निकाल पाती है कि नहीं निकाल पाती है, क्योंकि इसमें ब्राह्मण समाज जो है, अरविंद जो आपके अजय सैनी है, उनका जो प्रचार प्रसार किया गया है, ना तो उनका कहीं पे नाम है और ना ही उनका किसी होल्डिंग पे फोटो लगाया गया है, जिससे ब्राह्मण मतदाता जो है, जो उनके वोटर हैं, जो खीरी लोकसभा सीट जो है, उसमें गोला विधानसभा भी आती है। वहां के जो ब्राह्मण वर्ग के मतदाता है, उनमें एक नाराजगी देखी जा रही है कि उनके प्रत्याशी की फोटो नहीं लगाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, लेकिन मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम की अगर यहाँ पर बात की जाए, उनके साथ और कौन कौन मौजूद रहेगा इस मौके पर? जी, यहाँ पे गोला विधानसभा के प्रत्याशी अमनगिरी मौजूद रहेंगे। 7 विधानसभा के जो विधायक, 6 विधानसभा जो अन्य है, उनके विधायक मौजूद रहने की संभावना है। और साथ में केशव प्रसाद मौर्य, इनके भी मौजूद रहने की संभावना जताई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम से जुड़ी बड़ी अपडेट यहाँ पर हमारे संवाददाता यहाँ पर दे रहे हैं। तो कल लखीमपुर खीरी के दौरे पर रहेंगे, गोकर्णनाथ में जाएंगे। 31 अक्टूबर को रैली करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और विधानसभा सीट के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी। एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, जहां पर ब्रजेश पाठक के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। ब्रजेश पाठक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। गोला विधानसभा में करेंगे चुनावी जनसभा। तो 3 नवंबर को गोला सीट पर यह मतदान जो है वो होने हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। तो गोला विधानसभा में चुनावी जनसभा जो है वो करेंगे डिप्टी सीएम। 3 नवंबर को गोला सीट पर मतदान हो रहे हैं और ब्रजेश पाठक के आगमन को लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट बना हुआ है। डिप्टी सीएम चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 3 नवंबर को गोला सीट पर मतदान जो है वो होने हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रजेश पाठक के आगमन को लेकर
प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। डिप्टी सीएम चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। गोला विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, ये बड़ी खबर आ रही है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है। हमीरपुर दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हमीरपुर दौरा केशव प्रसाद मौर्य का। बीजेपी कार्यालय में डिप्टी सीएम बैठक करेंगे, पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। सूरजपुर की गौशाला का भी निरीक्षण करेंगे। बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, सूरजपुर की गौशाला का भी निरीक्षण करेंगे डिप्टी सीएम। तो हमीरपुर दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। तो पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ भी यहां पर जो बातचीत है, जो चर्चा की जाएगी, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। सूरजपुर की गौशाला का भी निरीक्षण करेंगे। ये बड़ी खबर, हमीरपुर दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में डिप्टी सीएम बैठक करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। तो बड़ी खबर इस बीच आ रही है, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सूरजपुर की गौशाला का भी निरीक्षण डिप्टी सीएम करेंगे। तो हमीरपुर दौरा केशव प्रसाद मौर्य का, बेहद बड़ी खबर। बीजेपी कार्यालय में डिप्टी सीएम बैठक करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ ये बैठक जो है वो यहाँ पर की जाएगी। जीत के मंत्र जो है वो दिए जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठक यहाँ पर की जाएगी। तो सूरजपुर की गौशाला का भी निरीक्षण करेंगे। हमीरपुर दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य, बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। बीजेपी कार्यालय में डिप्टी सीएम बैठक करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर फतेहपुर जिले में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ 13 साल के नाबालिग बच्चे ने दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया है। बड़ी खबर, पुलिस ने बच्चे को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार भी हो गया। तो पुलिस ने मामले में पीड़ित बच्ची के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए नाबालिग 13 साल के बच्चे को गिरफ्तार करते हुए बाल संरक्षण अधिकारी को सुपुर्द करते हुए आगे की कार्रवाई जुट गई है। पीड़ित बच्चे के परिजनों की माने तो बच्ची घर के बाहर खेल रही थी कि तभी पड़ोस का रहने वाला 13 साल का नाबालिग बच्चा उसे बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर घर की छत पर ले गया और रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। बच्ची की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंची और पुलिस, और आपको बता दें फिलहाल परिवार वालों के इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची। मासूम के परिजनों ने चाची जो है वो घटना का विरोध किया, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में जाकर दी है। लेकिन 2 दिनों तक पुलिस द्वारा यहाँ पर सुलह समझौता का दबाव बनाया गया, लेकिन पीड़ित पक्ष जब तक नहीं माना जब तक कि पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मामले में कार्रवाई पुलिस कर रही है। आरोपी बच्चे को, नाबालिग जो बच्चा है जिसने जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। बाल संरक्षण गृह में भेजा गया है उसे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा के ब्लॉक का शमशाबाद क्षेत्र में लंपी वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें लगातार एक के बाद एक गौवंश की मौत हो रही है और पिछले 10 दिन में 50 गायों की मौत का दावा किया गया है। गौवंश की बेकदरी से गौ भक्तों में आक्रोश भी है। साथ ही बता दें कि इससे पशु चिकित्सा अधिकारी की लापरवाही उजागर हो रही है। उधर काशी के लक्का मेले में शुमार करीब 496 वर्षों से लगातार चली आ रही अद्भुत नाग नृत्या का जो आयोजन है वो किया गया। इस अनोखे पल का साक्षी बनने के लिए हजारों लोग घाट की सीढ़ियों पर एकत्रित हुए। काशी के तुलसी घाट पर सैकड़ों साल पुरानी परंपरा नाग नृत्या लीला शनिवार को फिर जीवंत हो उठी। इस दौरान गंगा किनारे आस्था और विश्वास के अटूट संगम का नजारा देखने को मिला। यहाँ की गंगा कुछ समय के लिए यमुना में परिवर्तित हो गई और गंगा तट पर हजारों वर्ष पुरानी वृंदावन की प्रमुख लीला दोहराई गई। आज नाग नथैया लीला है और ये गोस्वामी जी का शुरू हुआ लीला है। आज से 450 वर्ष पूर्व गोस्वामी जी ने इस लीला का मंचन शुरू किया था इसी घाट से। और हमसे लोग पूछ रहे थे कैसे होगा लीला, बाढ़ भी है। तो हम कहे भाई देखिए हम लोग घबराने वाले लोग नहीं हैं, गंगा जी जाने और भगवान कृष्ण जाने। तो आप देख लीजिए भगवान ने सब कर दिया। लीला स्थल को भी आज एक तरह से 2 बजे करीब गंगा जी ने दिया है लीला के लिए।
तो हम लोग तो इसमें मानते हैं कि भगवान कृष्ण इसमें यहाँ पर उपस्थित रहते हैं इस लीला में, और वो ग्रेस वो आभा आप सब देखेंगे इसमें। विलोक के दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णाहीना विभो तस्याम विशुद्ध मन विच्छन सर्पम तम उद्वासे। मतलब एक समय यमुना का जल ऐसा था कि उसके ऊपर से पक्षी भी उड़ के नहीं जा पाते थे, और भगवान कृष्ण को जब ये मालूम हुआ तो गेंद खेलने के बहाने वो गए, काली मर्दन किया। अच्छा, इतना विषैला सांप होने के बाद भी उन्होंने उसको मारा नहीं, एक उचित जगह उसको उपलब्ध कराया। बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने सड़कों के गड्ढे मुक्ति के लिए दरअसल अब अभियान चला रखा है। 15 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में जिन सड़कों की मरम्मत की जा रही है उनकी गुणवत्ता कैसी है, इसे जांचने के लिए आज खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद बाराबंकी पहुंचे। उन्होंने यहां लोक निर्माण विभाग, खंड और सेतु निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने मौके पर जाकर खुद निर्माणाधीन सड़कों का काम देखा और गुणवत्ता से कोई भी समझौता न करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने सभी कामों को उस समय सीमा के रहते हुए पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है। भारी बारिश के कारण सड़कों को भारी नुकसान हुआ है और सड़कों के गड्ढे भरने को लेकर मुख्यमंत्री ने विशेष निर्देश दिए हैं, इसीलिए वो खुद इसे जांचने के लिए पहुंचे हैं। लोक निर्माण विभाग की जो विभिन्न योजनाएं हैं और हमारे विभाग हैं, और मुख्य रूप से क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले भारी वर्षा होने के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त, तो उसको खास प्राथमिकता पर लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि स्पेशल रिपेयर, नवीनीकरण और तमाम ऐसे क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत युद्ध स्तर पर निर्देश दिए हैं। रात दिन काम होगा ताकि जितनी सड़कें हैं वो मोटरेबल बनाई जाएं, और जहां जहां जो समस्या है उसको स्पष्ट निर्देश देते हुए ये भी कहा गया है कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। ये सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम होगा। अगर कहीं गुणवत्ता पे कमी आई या किसी तरीके की ढिलाई, समय सीमा पे कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं, तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए नोट पर भगवान की फोटो छपने की जो अरविंद केजरीवाल के बयान को राजनीतिक स्टंट बताया। साथ ही कहा कि भगवान के फोटो नोट पर नहीं होने चाहिए, इससे भगवान का अनादर होगा। और बढ़ती जनसंख्या पर भी कैलाशानंद ने चिंता जताते हुए कहा कि जल्द ही उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड आएगा। साथ ही उनका कहना यह है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। अयोध्या, काशी और मथुरा, इनमें शुरू से विवाद रहा है। उसे हमें उम्मीद है कि जल्द ही मथुरा को लेकर भी हमारे पक्ष में फैसला आएगा। साथ ही ज्ञानव्यापी मामले में कहा कि ज्ञानव्यापी में नंदी जी की मूर्ति बताती है कि ये मंदिर है। हमें विश्वास है कि कोर्ट हिंदुओं के हक में फैसला सुनाएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति, भारत जो है एक ही देश अब दुनिया में बचा है जिसमें अधिकतम सनातनी और हिंदू रहते हैं, इसलिए यह हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अभी हमारे दिल्ली सरकार के कुछ तथाकथित मंत्रियों ने शपथ लिया तो कहा कि मैं सनातन धर्म को नहीं मानता। भारत के संतों ने विरोध किया और उस सरकार को, उस मंत्री को सरकार से बर्खास्त करना पड़ा। मुझे लगता है भारत आज भी सनातन प्रेमी देश है, इसलिए भारत दुनिया में एक ही देश है भारत जिसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। उधर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरविंद केजरीवाल सहित सभी राजनेताओं पर बड़ा बयान दिया है। इस दौरान सुब्रत पाठक ने भारतीय नोटों पर गणेश लक्ष्मी की तस्वीर की मांग करने वाले अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि धीरे धीरे ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे रहा है। अब देवी देवताओं के नाम लेने लगे हैं जो कल तक देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करते थे।
आगामी चुनाव को लेकर क्या सभी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में रहती है और हम अपने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। तो चुनाव की तैयारी में तो हम लोग सदैव हैं। जिस तरह से कल आजम खां छूटे, उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका देख के हमको बहुत खुशी हुई है, क्या कहना है? आजम खां छूटे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा जो हमारे साथ न्याय हुआ बहुत हम खुश हैं। खुश होना ही चाहिए भारत की न्याय व्यवस्था से। अभी जब वो जेल से छूटे थे, सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको जमानत दिलवाई थी तो उसके लिए तो भी बड़े प्रसन्न थे, आज भी बड़े प्रसन्न हैं। उधर आपको बता दें कि यूपी में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां सभी राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी है। हर वार्डों में कई प्रत्याशी पार्टियों में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सभी पार्टियों ने स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी है। बीजेपी ने जिला अध्यक्ष, विधायक, सांसद और साथ ही नियुक्त संयोजकों की प्रत्याशियों की जिम्मेदारी सौंपी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिला अध्यक्षों के साथ साथ खुद कमान संभालेंगे। कांग्रेस को भी जिताऊ प्रत्याशी की तलाश है। पार्टी है, हम जनता के बीच बने रहते हैं, उनके मुद्दों को उठाते हैं, उनके संघर्ष में उनके साथी रहते हैं और यही वजह है कि जनता हमें लगातार अपना आशीर्वाद देती रहती है। इसीलिए हमारी तैयारी हर वक्त मुकम्मल रहती है और हम हर चुनाव को, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या वो निकाय का चुनाव हो, उसे पूरी गंभीरता के साथ लेते हैं और अपनी रणनीति के साथ उतरते हैं। जहां तक बात रही उम्मीदवारों की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे पास करोड़ों कार्यकर्ता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उम्मीदवारों और दावेदारों की सूची लंबी होगी। लेकिन पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे की एक बड़ी ही पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था है। जो भी कार्यकर्ता, जो भी हमारा उम्मीदवार लोकप्रियता की कसौटी पर पार्टी के प्रति निष्ठा को लेकर, अपनी छवि को लेकर बेहतर होगा, पार्टी निश्चित रूप से चुनाव में उसको मौका देगी। देखिए, क्योंकि अभी सबको मालूम है कि श्रद्धेय नेताजी का जिस तरीके से निधन हुआ, उसके बाद से अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी तरीके से उससे उभर नहीं पाए हैं। लेकिन यह है कि हाँ, इससे पहले की जो दिशा निर्देश थे पार्टी के कि किस तरीके से निकाय चुनाव को कराना है, उसमें कैसे किन प्रत्याशियों को टिकट देना है, इस पर बात हुई थी। कल भी मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा अभी तो नहीं, लेकिन थोड़ा वक्त है, हम देखते हैं, क्योंकि बिल्कुल सर पे हैं, उस पर क्या स्ट्रैटेजी बन रही है ये शीर्ष नेतृत्व तय कर रहा है पूरी तरीके से। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है जो आप कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा दावेदारी है, जिस तरह विधानसभा चुनाव में भी था। लेकिन पहले ही विधानसभा चुनाव के बाद ये चीज़ साफ कर दी गई थी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस चीज़ को साफ कर दिया था कि अब दावेदारी से ज़्यादा लोगों के काम को देखते हुए उनको पार्टी महत्व देगी और जैसा जिसका काम होगा, जिसने पिछले उसमें काम किया होगा सेशन में, उसी हिसाब से उसको उसके काम के आधार पे, उसके परफॉर्मेंस के आधार पे पार्टी सर्व करेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का नगर निकाय का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह क्लियर है। हमने कल समीक्षा बैठक की थी जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपदों में जो नगर निकाय के चुनाव होने हैं, कहीं पर नगर पालिका के होने हैं, कहीं मेयर का चुनाव होना है, उसको लेकर के हम लोगों ने स्ट्रेटजी और प्लानिंग तैयार कर ली है। क्योंकि हर उम्मीदवारों का चयन इस बार उसकी योग्यता के आधार पर भी होगा। जिस तरह हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, जिसमें पढ़े लिखे और जो साफ छवि के लोग हैं, जिन्होंने वार्ड में अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, जिसमें सबसे मूल समस्या होती है सीवर की समस्या होती है, पानी की समस्या होती है, जो मूलभूत सेवाएं जो होती है वो आम जन के लोगों की होती है, उनको लेकर के जिन लोगों ने संघर्ष किया है उन लोगों को हम चेहरा बनाएंगे। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह क्लियर है। जो दमदारी से नेता जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाते हैं वार्डों में, उनको कांग्रेस पार्टी मुख्य चेहरा बनाएगी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो अब आपको बताने जा रहे हैं। बात यहां पर अब करने जा रहे हैं उत्तराखंड की रन फॉर यूनिटी मैराथन 2022 का आयोजन। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, मैराथन में सीएम धामी ने प्रतिभाग किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन 15 देशों के करीब 112 धावक ने हिस्सा लिया है। खिलाड़ियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रवाना किया मैराथन को हरी झंडी दिखाकर और 15,000 से ज्यादा लोगों ने प्रतिभाग किया है इस रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से, रन फॉर यूनिटी मैराथन 2022 मैराथन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया है।
यूनिटी और रन फॉर अगेंस्ट द ड्रग्स, आज ये दौड़ पुलिस विभाग और हंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित हो रही है। यह निश्चित रूप से जहाँ हम राष्ट्रीय एकता के एक राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को, उनके संकल्प को साकार करने के लिए हजारों हजार युवा आज यहाँ पर आए हुए हैं। इसके साथ साथ इतनी बड़ी संख्या में युवा हमारे उत्तराखंड के अंदर, जो हम लोगों ने ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का जो अभियान लिया है 2025 तक ड्रग्स फ्री का जो हमारा एक संकल्प है, वह भी आज युवाओं की इस मैराथन के कारण से अधिक जागरूकता फैलाने का काम करेगा और हम अपने लक्ष्य में सफल होंगे। उधर भगवानपुर क्षेत्र में नकली दवाइयां बनाने का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं आज एक बार फिर से देहरादून एसटीएफ और ड्रग्स विभाग की टीम ने डाडा जलालपुर गांव में छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा दवाइयों और उनके रैपर बरामद किए गए हैं। वहीं 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। वहीं ड्रग्स विभाग के अधिकारी का कहना है कि गाँव में एलोपैथिक भी दवाइयां बनाई जा रही थी, साथ ही मशीन रैपर और सील किया गया था। साथ ही साथ मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गए। साथ ही आरोपियों के खिलाफ भगवानपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। फरार आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। चलिए इसी के साथ अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आप जनता टीवी के साथ।